Good morning, students. Welcome back to our channel RS Public for distant learning. Today, our topic is for class 9th फ्रांसीसी क्रांति. आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति. हमारा चैप्टर था क्लास 9th के लिए. आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील करने जा रहे हैं इस पे. अब तक हमने देखा था कि फ्रांस में कैसे विद्रोह होता है, लुई 16 को भगाया जाता है, लोग वहाँ पे क्या क्या विद्रोह करते हैं, अलग अलग किलों पे वो आक्रमण करते हैं. अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में. 1791 में नेशनल असेंबली का गठन किया गया. नेशनल असेंबली को मान्यता प्राप्त कर दिया गया. किसके हिसाब से? लुई 16 के हिसाब से. ठीक है. तो नेशनल असेंबली ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था 1791 में. प्रारूप मतलब समझ रहे, परफॉर्मा. उसने एक संविधान तैयार किया था पूरे फ्रांस के लिए और 1791 में लुई 16 ने उस संविधान को मान्यता दे दी थी. अब संविधान के हिसाब से देश चलेगा, न कि राजा की इच्छा से. तो अब हम लोग देखते हैं कि जब संविधान बन जाता है, देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. शक्तियों का विभाजन किया जाता है. क्यों विभाजन किया जाता है? ताकि एक आदमी के पास सारे पावर्स न रहें. और जब एक आदमी के पास सारे पावर्स नहीं रहेंगे तो आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं. सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी. तो देखिए, शक्तियों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा गया. तो विधायिका वो होता है जो कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका उसे लागू करते हैं, और न्यायपालिका ये देखते हैं कि कानून अच्छी तरह से देश के अंदर लागू किए जा रहे हैं कि नहीं. डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड बाय द न्यायपालिका. न्यायपालिका ही झगड़े विवादों को खत्म करती है शांतिप्रिय ढंग से. अब देखिए, 1791 के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, एक नया राजनीतिक व्यवस्था, जैसे पहले राजा रानी और उसके मंत्रीगण थे, तो इस तरीके की व्यवस्था चल रही थी. अब एक नया व्यवस्था निकल के आया, संविधानिक सरकार चलेगी. अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में के लोगों को जानना अधिकार प्राप्त थे. सेकंड स्टेट के लोगों को भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, और सारा टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था. अब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो संविधान बना, उसके हिसाब से अब हम लोग एक नया सोसाइटी का निर्माण होता है फ्रांस में, वो देखने जा रहे हैं. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले यह हम लोग समझ लेते हैं कि 2 तरीके का फ्रांस सोसाइटी में लोग होते थे. एक तो जो निष्क्रिय नागरिक थे और दूसरे जो सक्रिय नागरिक थे. तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सक्रिय नागरिक मतलब क्या होता है और निष्क्रिय नागरिक मतलब क्या होता है. निष्क्रिय नागरिक का मतलब वो नागरिक जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है. फ्रांसीसी समाज में था, मतलब अब तो सबको है. उस समय जो लोग थे निष्क्रिय नागरिक, उनको कहा जाता था जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था. और क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं होती थी, जिसकी वजह से उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता था, या फिर उनकी उम्र 25 साल से कम थी, या वो औरतें थी. औरतें और बच्चों को, और जो लोग 25 साल से नीचे हैं या फिर उनके पास संपत्ति नहीं है, वो सभी नागरिक निष्क्रिय थे, उनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था. अब जो सक्रिय नागरिक थे उनके पास वोट देने का अधिकार था. तो सक्रिय नागरिक वो लोग थे जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी और उनके पास अपनी संपत्ति थी और उन्हें वोट डालने का अधिकार था. तो वोट डालने का अधिकार का प्रयोग करके वो क्या करते थे? 50,000 लोगों को निर्वाचन पुरुषों को वो चुनते थे. ठीक है. तो 50,000 जब लोग चुन लिए गए, तो ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली के लिए 745 सदस्यों का एक नेशनल असेंबली होता था. नेशनल असेंबली के लिए वो 745 सदस्यों का चयन करते थे. अब इस नेशनल असेंबली को कंट्रोल कौन करता था? और नेशनल असेंबली को ही विधायिका बोला जाएगा. नेशनल असेंबली को क्या बोला जाएगा? विधायिका. जो कानून व्यवस्था बनाएंगे, कानून को बनाएंगे अपने देश के लिए. और नेशनल असेंबली पे कंट्रोल किसका था? सम्राट का और मंत्री का. ठीक है. तो सम्राट मतलब राजा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गए हैं, और मंत्रीगण जिनको जनता ने सिलेक्ट किया है. तो ये हो गया विधायिका. और इन सब के ऊपर होगा न्यायपालिका, जो इनको गवर्न करेगा. कोई भी किसी भी तरीका के देश के अंदर डिस्प्यूट होगा तो उसे कौन संभालेगा? न्यायपालिका संभालेगा. तो अब फ्रांसीसी समाज बदल चुका था और उसमें
एक नए प्रकार के समाज की उत्पत्ति हो रही थी। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। संविधान का मतलब समझ जाए आप लोग कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें लिखे गए नियमों के हिसाब से ही देश चलेगा, इसी को संविधान कहा जाता है। अ रिटन बुक ऑफ लॉज, कानून की एक ऐसी किताब जिसके तहत पूरा देश चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। अब फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर्ड थे संविधान में। फंडामेंटल राइट्स मीन्स लोगों के अधिकार पहले से तय थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, आपको वोट देने की आज़ादी होगी, और तमाम तरह की आज़ादियाँ जिसको फ्रांसीसी समाज में दिया गया था फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। और इन सभी अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? तो फ्रांसीसी सरकार करेगी। और इस बात की गारंटी देता है कौन? संविधान इस बात की गारंटी देता है कि फ्रांसीसी समाज में जो भी उन्हें अधिकार प्राप्त हैं उन सभी अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? फ्रांसीसी गवर्नमेंट। तो आज उस समय जो ये अधिकार दिए गए पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, वही बाद में चल के हमारे फंडामेंटल राइट्स, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ये सभी फंडामेंटल राइट्स हमें फ्रांसीसी समाज के इसी घोषणा पत्र के अनुसार ही पूरी दुनिया में आस्ते आस्ते इसका फैलाव हुआ। अब मेरे हिसाब से मैंने आज का टॉपिक जो था, जो नेशनल असेंबली और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसके बारे में जो मैंने अपना लेक्चर दिया वो पूरा किया है मैंने। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।